नमस्कार, 1 to 1 में आज हमारे मेहमान हैं देहरादून के मेयर विनोद चमोली जी। चमोली जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 10 में। 5वां साल इस कार्यकाल का आपका पूरा होने जा रहा है और इससे पूर्व में भी आप नगर पालिका जब ये था तब भी आप चेयरमैन रहे हैं। किस रूप में इस 5 साल के बाद जनता को आप ये जो देहरादून है नगर निगम इसे सौंप रहे हैं? देखिए, 5 साल आज लगभग समाप्ति पे हैं, कार्यकाल पूरा समाप्त हो रहा है। अगर हमको इस 5 साल के कार्यकाल को समझना है तो हमको 5 साल पहले जाना पड़ेगा कि 5 साल पहले का देहरादून क्या था और इस 5 साल के अंदर उसमें क्या कुछ मैं और 5 साल पीछे भी जाना चाहूँगा जब ये नगर पालिका थी और अगर आप नगर निगम बना। अगर आप पूरे विषय को पीछे ले जाकर देखना चाहते हैं तो 97-98 में मैं यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष आया था जी, और उससे भी पहले जाएंगे तो मैं 88 में सभासद रहा यहाँ पर। तो सभासद के कार्यकाल से लेके और आज तक के कार्यकाल पे अगर आप देखेंगे लगातार मेरा काम लोकल बॉडीज में नगर पालिका नगर निगम में रहा है। 97 के टेन्योर में अगर मैं सीधे आऊँ तो 97 में जब मैं यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष बना था, चुनौतियाँ उस समय भी थी, काम उस समय बहुत था, लेकिन जो सबसे बड़ा उस समय का जो काम हमारा रहा, जिसको मैं समझता हूँ कि जो मील का पत्थर देहरादून के विकास में साबित हुआ और आज देहरादून एक राजधानी के रूप में स्थापित है, तो देहरादून को नगर निगम बनाना एक बड़ा इशू था उस समय मेरे सामने। और मेरा ब्रेन चाइल्ड था कि इसको बड़ी संस्था होना चाहिए क्योंकि शहर बढ़ रहा है ताकि इसकी देखभाल ठीक प्रकार से हो सके। और यही कारण था कि 97-98 में मात्र 1 साल 10 महीने के मेरे कार्यकाल में देहरादून को नगर निगम बनाया गया और मुझे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, मुझे जाना पड़ा जी, पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर ये नगर निगम के रूप में काम करना शुरू हो गया। फिर मुझे जो अवसर मिला 2008 में दोबारा फिर एज ए मेयर यहाँ पर काम करने का मौका मुझे मिला, तो वहाँ तक जो मैं नगर पालिका को नगर निगम तक लाया था, उसके बाद से 2008 में जो मैंने टेक ओवर किया नगर निगम, तो समस्याएं तब भी काफ़ी थी। और आपको मालूम है कि जब राज्य बना, राज्य 2000 में बना, तो राज्य बनने के बाद जो पॉपुलेशन था वो बहुत तेज़ी से देहरादून में बढ़ी है और पलायन जो पहाड़ों से बाहर की तरफ होता था वो देहरादून की तरफ होना शुरू हुआ। यहाँ तक कि यूपी से भी यहाँ पर लोग माइग्रेट होकर आने शुरू हो गए। तो देहरादून में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी और अवस्थापनों की कमी नज़र आई। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मेरे सामने थे इस 5 साल में। उन सब से जूझते जूझते कब समय निकल गया पता नहीं चल रहा है, ऐसा लगता कल की बात है, लेकिन निश्चित तौर पर 5 साल तक लगातार उन समस्याओं के समाधान के लिए काम होता रहा है। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस 5 साल को समझने के लिए आपको 5 साल से पहले जाना पड़ेगा। और मैंने जब मैं चुनाव जीत कर आया था तो मैंने कहा भी था कि मुझे लगभग 15 साल का काम सौंपा गया है जो मात्र 5 साल में पूरा होना है। ये काफ़ी कठिन काम मेरे लिए था और मुझे लग भी रहा है कि काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइन हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ काम बाकी है। लेकिन इन 5 सालों में जो आपने कहा कि उस 5 साल को भी समझना होगा, उस 5 साल को अगर हम मोटा मोटा समझें तो एशिया की जो मेयर काउंसिल थी या है उसमें देहरादून का नाम स्थापित हुआ, यहाँ के प्रतिनिधि उसको लीड कर रहे थे। लेकिन इन 5 सालों की उपलब्धि अगर जनता भी समझे, आपकी उपलब्धि या नगर की उपलब्धि, 2 अलग अलग विषय हैं जी। एक विषय तो ये है कि हमने क्या पाया और एक विषय ये है कि जनता ने हमसे क्या पाया, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था जब ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस पहले भी हुई थी, यहाँ पर ऑल इंडिया मेयर काउंसिल बन रही थी जी, और चुनाव हुए मेरे इस ड्यूरेशन में, तो हमसे कहा गया भाई आप ऑल इंडिया मेयर काउंसिल में आप एज ए सेक्रेटरी आ जाइए, एज ए अध्यक्ष आ जाइए, आप एक्टिव हैं, आप थोड़ा इसको संभालिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मुझे अपने शहर का मामला ठीक करना है क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं शहर से बाहर जाकर अपना समय दे पाता, क्योंकि यहीं के लिए समय कम पड़ रहा है। तो मैंने उस चीज़ को डिनाई किया क्योंकि मुझे अपने एक्सपोजर की चिंता नहीं है, मुझे ये है कि जो काम मुझे सौंपा गया है मेरे शहर का एक्सपोजर कहाँ तक हो रहा है एज ए डेवलपमेंट, तो वो मेरा पहला सब्जेक्ट रहा है। और देहरादून को जहाँ तक ख्याति का प्रश्न है तो देहरादून तो वैसे भी ख्याति प्राप्त शहर है। कोई मैं अगर पूरा वर्ल्ड का मेयर काउंसिल का अध्यक्ष बन जाऊंगा तो लोग देहरादून को जानेंगे, तो मेरी गलतफहमी है। देहरादून को लोग पहले से जानते हैं। अभी तो देहरादून की जो साख गिर रही है, जो अवस्थापनों की कमी के कारण, जो बढ़ती पॉपुलेशन के कारण, जो यहाँ पर वर्क कल्चर जो डेवलप हुआ है उसके कारण जो साख गिर रही है उसको बचाने का प्रश्न है इस समय। ये प्रश्न ये नहीं कि मैं क्या बनता हूँ, प्रश्न ये है कि मैं क्या बनाता हूँ। तो वो ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने पूरा समय शहर पे दिया। और निश्चित तौर पर जो मुझसे पूर्व मेयर रही वो एशिया में भी उन्होंने एज ए मेयर वो देखी गई, तो अच्छी बात है, उससे हमको लाभ भी मिला है। जब हम जहाँ भी मीटिंगों में जाते हैं तो जब देहरादून के मेयर की बात आती है तो सिर्फ लोगों को जहन में आता है कि भाई वहाँ के मेयर एक
एशिया की चेयरपर्सन भी रही हैं या ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के अध्यक्ष भी रही हैं, तो उसी नाते शायद लोगों ने मुझे ऑफर भी किया होगा भाई आप आइए, लेकिन मेरी वो चॉइस नहीं थी, मेरी चॉइस शहर है तो मैं उसमें लगा रहा। चलिए, अगर मैं मोटे अंदाज से नागरिक होने के नाते इस शहर को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे 8-10 साल में जो डिफरेंस दिखता है, सड़कें थोड़ी चौड़ी हो गई हैं, टाउन हॉल नए लुक में आ गया है, और कुछ कुछ ओवरब्रिज के प्रस्ताव आए हैं, 3-4 ओवरब्रिज के। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है कि जो, या तो मेरी नज़र में डिफरेंस ऐसे नहीं दिखेगा जी डिफरेंस। देखिए, काम पूरा नहीं हुआ है जी काम शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। आप इसको, हाँ टाउन हॉल पूरा बन गया, उसको कह सकते हो पूरा हो गया, लेकिन आज जितने चौराहे हमने तोड़ रखे हैं, लगभग 16 चौराहों पर काम हो रहा है। इसमें कुछ चौराहा कंप्लीशन में है, लेकिन वो भी पूरे नहीं हैं। जो काम जहाँ हमने फोकस किया, जैसे लैंसडाउन चौक है, सबसे बड़ा चौक बनने वाला है। इसी तरह से आपका जो बल्लूपुर चौक है उस पर अभी काम बाकी है। आप सब्जी मंडी चौक है वो अभी काम चल रहा है। आपका कारगिल चौक है उस पर भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। ये जो जगह हैं ट्रैफिक को इजी करने के लिए चौराहों का विस्तार हुआ है, तो ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन ये पूरे अपने शेप में आ जाएंगे उस दिन लगेगा कुछ काम हुआ है, लेकिन काम प्रोसेस में है, ये बात सही है। समय पर पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा कि तमाम लिटिगेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, विभागीय कुछ अपनी मजबूरियां हैं, उसके कारण भी थोड़ा डिले होता है। कुछ गवर्नमेंट्स का जो, क्योंकि अब इन विभागों पर नियंत्रण सीधे सरकार का है, तो सरकारें कितनी चुस्त दुरुस्त हैं, कितनी सक्षम हैं, इसका भी प्रभाव काम पर पड़ता है। लेकिन कुल मिला के एक प्लानिंग हुई है शहर की, उस प्लान में चौराहों का चौड़ीकरण है, उस प्लान में सड़कों का चौड़ीकरण है। अब चक्रोत रोड तो हुआ है ना, जबना में एक 50 साल का इशू था, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है जो चक्रोत रोड आज चौड़ा हुआ है। अब आड़त बाजार भी होगा क्योंकि चक्रोत रोड से एग्जाम्पल बन गया है। आपका जो रायपुर रोड है लगभग फाइनल स्टेज पे, कभी भी चौड़ा हो सकता है, तो ये चल रहा है। इस तरह फ्लाईओवर्स की मैंने बात की, जब मैं चुनाव जीत कर आया था हमने प्रयास किए थे, लगातार लगे रहे। आज 4 फ्लाईओवर्स को प्रस्ताव नहीं हुआ है, पैसा रिलीज हुआ है, और चारों फ्लाईओवर्स का आज मुझे जानकारी ये मिली कि आज ही की तारीख में मुख्यमंत्री जी कुछ शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के चारों फ्लाईओवर धरातल पर आने वाले हैं, ये भी काम हुआ है। तो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन अब आप देखिए ना, लच्छे वाले का फ्लाईओवर है, खंडूड़ी जी ने कब सेंक्शन कराया था, उद्घाटन विजय बोगड़ा जी ने किया, लेकिन फाउंडेशन पड़ी तो किया ना, अगर न करते तो कहाँ से उद्घाटन करते। चलिए, अगर हम फाउंडेशन, इसी प्रकार से बहुत सारे काम, अगर आप ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिस दिन मैं जीत कर आया था उसके बाद लगातार 2-3 महीने तक बाइटें चलती रही, साहब यहाँ एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, क्या होगा इनको, कौन मेंटेन करेगा। आज पूरे शहर के जितने चौराहे हैं सब ट्रैफिक लाइट से कंट्रोल हो रहे हैं, तो ये भी इसी कार्यकाल में हुआ है। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे काम हुए हैं, बशर्ते उन कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई क्या क्या हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे नज़रिए से, अब आपका नज़रिया और आपके नज़रिए में जो 15 साल की बात आप कर रहे थे कि 15 साल का लक्ष्य आपको 5 साल में पूरा करना था, और जिसकी शायद आपने बुनियाद भी रख दी होगी, वो क्या है जो भविष्य में और दिखाई देगा जिसका आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आपके 2-3 साल के अंदर फ्लाईओवर्स फॉर्म में आ जाएंगे, तो काफ़ी हद तक शहर का एक, ये सही कहिए कि एक नया शेप शहर लेगा। इसी तरह जो चौराहे हैं ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें अभी और चौराहे होने हैं, लगभग 15 चौराहे और हमको चौड़े करने, जिसका बाकायदा हम लोगों ने प्रस्ताव रखा हुआ है, वो भी आगे होगा। इसी तरह ड्रेनेज का जो मास्टर प्लान है लगभग 450 करोड़ का, वो फ्लोर पर आना है। इसी तरह से जो सीवरेज सिस्टम है, इस समय जब मैं आया था आपको ताज्जुब होगा कि आज भी देहरादून के अंदर एक भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, आज भी वर्किंग। आप सोचिए इतने बड़े शहर का सीवेज सिस्टम क्या रहा होगा, लेकिन आज 8 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इस समय देहरादून में बन रहे हैं, 8, और ये सब के सब धरातल पर आने वाले हैं। पूरे शहर में सीवर की कनेक्टिविटी 80% से ऊपर चली गई है। आज जो सड़कों की हाई तोबा मची हुई है कि सड़कें नहीं बनने, सड़क, ये ड्यू टू सीवर लाइन है, क्योंकि सीवर लाइन पड़ी है उसके बाद सड़कों का निर्माण होना है। तो आज पूरा शहर में सीवर लाइन पड़ रही है। 72 करोड़ रुपये सिर्फ पेयजल के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई, जो काफ़ी काम हो चुका, उसमें लगभग सारा पैसा उसमें लग चुका है। तो ऐसे नहीं, बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आड़त बाजार शिफ्टिंग हमने प्रस्ताव कर रखा है, उस पर भी पैसा, अब JNRM फेज 2 शुरू होगा, उसमें उसका पैसा आना है, उस पर भी काम होना है। तो अगर आप ओवरऑल इस पूरे शहर को उठाएंगे तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो हम लोगों ने टेकअप किए हैं और जिसमें बहुत आगे हम लोग बढ़े हैं। आप जवाहरलाल नेहरू अर्बन जो मिशन की बात भी कर रहे हैं, लंबे समय तक उसकी DPR फाइनल ही नहीं कर पा रहा था पेयजल विभाग, शुरुआती दौर में जब ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसा केंद्र देने को तैयार है, रिलीज करने को तैयार है।
वो जो कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें पेयजल भी हो, सीवरेज वाले भी हों, आपके बिजली वाले भी हों, दूरसंचार वाले भी हों, ताकि कोऑर्डिनेटेड काम हो, वो प्रैक्टिकली अब फाइनल हो गया है या उसमें भी और इन विभागों को इसको समझना पड़ेगा। जी जी JNNURM ये सेंटर की फंडिंग है जी। अब कई बार क्लेम करते हैं, कांग्रेस के लोग क्लेम करेंगे भाई सेंटर की फंडिंग है, मैं भी कहता हूँ सेंटर की फंडिंग है। ये 2005-06 में JNNURM शुरू हो गया था। जी जी। जब मैं 2008 में बैठा तो देखने में आया कि तमाम साउथ के शहर, तमाम बड़े शहर करोड़ों करोड़ रुपया ले गए हैं, लेकिन हम एक अठन्नी नहीं ला पाए थे उस समय तक। जी जी। सौभाग्य से 2007 में हमारी सरकार भी आ गई थी, तो सरकार ने भी पहल की, हमने यहाँ से जोर लगाया, तो उसके कारण क्या हुआ कि JNNURM का पैसा हमको 2008 के बाद अलॉट होना शुरू हुआ जी। और आज हम चाहे चौराहों का चौड़ीकरण हो, चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे उस सीवरेज का मामला हो, JNNURM से हमको पैसा मिला है। इस तरह ADB की बात सुनते चले आ रहे थे, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ों को एक चैनलाइज करना, सब चीज़ों को एक स्ट्रीम में लाना, उसके बाद उस पर जोर लगाना, ये काम एज ए जनप्रतिनिधि, एज ए मेयर मैंने किया है। अब आज की डेट में जो सरकार में मामले पड़े हुए हैं, अब वो तो सरकार को ही करने, मैं तो सरकार नहीं हूँ, मैं तो जितना हूँ उतना ही कर सकता हूँ जी। जो सरकार के हिस्से का काम है उसको सरकार को करना, उसकी जवाबदेही सरकार की। अब हमने पैसा ला के रख दिया। अभी चौराहों का ही मामला था, 2 बार चौराहे हमारे कैंसिल हो गए थे दिल्ली के अंदर मीटिंगों में, 2 बार। तीसरी बार मुझे खुद उस बैठक में जाना पड़ा और शायद मैं अकेला मेयर था उस समय जो उस बैठक में बैठा था JNNURM की, और वहाँ बैठ कर चौराहों का क्लियरेंस लेके मैं आया। आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को भी खुद जाके सैंक्शन करा के लाया, अपना ही नहीं कराया, हरिद्वार और नैनीताल, क्योंकि मैं उस बैठक में बैठा हुआ था, इन दोनों को भी मैंने क्लियरेंस उस समय, बड़ी जिद्दोजहद के बाद, वहाँ पर 40-50 लोग बैठते हैं जी जी, मैं अकेला आदमी आज था, जिद्दोजहद के बाद उसको सैंक्शन दिलाई। तो ऐसा नहीं है, हमारा परसुएशन भी काम करता है। हम जहाँ एक तरफ एक विभाग के रूप में काम करते हैं नगर निगम के, दूसरी तरफ शहर के मेयर के रूप में भी काम करना होता है। दोहरी भूमिका हमारी रहती है, जनप्रतिनिधि की भी रहती है और विभागीय भी होती है। तो बहुत सारे काम हम लोगों ने आगे बढ़ाए हैं और आप देखेंगे भी 2-4 साल में देखेंगे। अब जिस रूप में आप काम आगे बढ़ा रहे हैं, एक बात मास्टर प्लान की भी होती थी, एक बात ग्रेटर दून की बात भी है, जो आम लोग सुनता है। उस मास्टर प्लान में आपका जो प्लान JNRUM के जरिए हो रहा है और ग्रेटर दून, कोऑर्डिनेशन है या क्या है? एक और बड़े विषय पर जा रहा हूँ, इससे बड़ा विषय जो मैंने लिया है और जो कंसेप्ट मैंने गवर्नमेंटों को दिया है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारी सरकारों ने कभी भी हमारी योजनाओं को बहुत गंभीरता से लिया नहीं। बहुत परसू करने के बाद हम उसको कर पाए। जी जी। और शायद ये इसलिए भी एक माइंड सेट है कि सरकार समझते हम ज़्यादा सुपर ब्रेन हैं, ये हमको ज़्यादा आता है। जी जी। और आम आदमी हमसे कम जानता है, या नगर निगम नगर पालिका वाले हमसे कम जानते हैं, एक माइंड सेट रहता है। जी जी। तो उस माइंड सेट के कारण भी कई बार काम प्रभावित होता है। जैसे मैं जीत कर गया था और जीत जाने के पहले जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जी जी, मैंने उसमें कहा था कि मैंने पहले नगर पालिका से नगर निगम बनाना था, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था, नगर निगम बना। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकास नगर, मसूरी, ये सारा मिला के एक मेट्रो सिटी की कल्पना मैंने की थी। और ये भी इसलिए की थी क्योंकि देहरादून में लैंड स्कैरिसिटी है। अगर आप कोई बहुत बड़ी योजनाएं लाना चाहें तो आपका ज़मीन नहीं है। जी जी। लेकिन अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं और एक शहर की कल्पना लेकर चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ज़मीन आ जाएगी जो डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज़ हो सकती है, आवासीय योजनाओं के लिए यूज़ हो सकती है। हमारी कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी। जब हम देहरादून हरिद्वार को एक ही शहर मान लेंगे तो हम मेट्रो से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम नैनो ट्रेन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम डोईवाला बाईपास घूमने के बजाय हम सीधे सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, यातायात प्रॉब्लम भी आपके कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमारी कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी, लैंड हमारे पास अवेलेबल होगी और एक नए शहर को हम तैयार कर पाएंगे जी। और मैंने ये भी कहा था कि ये इतना खूबसूरत मेट्रो बनेगा, ये पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि आसन बैराज आपके पास जल क्रीड़ा के लिए बहुत अच्छा स्थान हमारे पास पड़ा हुआ है। राजा जी नेशनल पार्क सफारी के लिए भी शुरू हुआ है, उसके बाद ही शुरू हुआ ये सब, ये आपके पास पड़ा हुआ है। मसूरी जैसा हिल स्टेशन आपके पास पड़ा हुआ है, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे आपके धार्मिक स्थल पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई मेट्रो सिटी इतना डेवलप्ड नहीं होगी, इतनी वेल मैनेज्ड नहीं होगी, जिसमें सारी चीज़ें एक साथ पैकेज के रूप में मिलती हों। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकता है, जबकि अभी तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन देहरादून इटसेल्फ नहीं है। देहरादून एक जंक्शन जरूर है लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन ये बन सकता था। तो इस पर मैंने अपनी गवर्नमेंट को, जो उत्तराखंड में मेरी गवर्नमेंट थी, तमाम बार चर्चाएं भी की, कंसेप्ट नोट भी भेजे, लेकिन मेरे कंसेप्ट नोट पर जो इफेक्ट दिखा वो दिल्ली में दिखा। जो NCR प्लानिंग बोर्ड है दिल्ली का, उसने देहरादून को काउंटर मैग्नेट सिटी लिया,
उन्होंने दिल्ली की पेरिफेरी के जो 8-9 बड़े शहर थे जी जी उनको काउंटर मैग्नेट सिटी बनाया, ताकि लोग वहीं रुक जाएं और दिल्ली पर जो प्रेशर है लोगों का आने जाने का वो कम हो जाए। उसको काउंटर मैग्नेट सिटी बोला है। तो उसमें देहरादून भी उसमें लिया गया, और फर्स्ट फेज में अभी देहरादून, हरिद्वार को, रुड़की को, ऋषिकेश को, इसको जोड़ने का प्लान चल रहा है इस समय। मतलब इट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज अ काउंटर मैग्नेट सिटी फॉर मेट्रो। तो ये भी अब काम होना है, इसमें 2-3 सिटिंग हो चुके हैं। ये वो काम है जो लोगों को दिखते नहीं है, जो प्लानिंग के काम है। जी जी जब चीज़ें सामने आएंगी तब समझ आया पता नहीं किसने प्लान किया होगा। ऐसी ऐसी स्थिति आएगी एक बार कि लोग सोचेंगे पता नहीं किसने प्लान किया है, लेकिन वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, वो प्लान हो चुका, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे कष्ट भी है कि हमारी सरकारों ने जितनी योग्यता के साथ हम काम कर सकते थे उसको समझा नहीं। वो सिर्फ सुपरमेसी की लड़ाई लड़ते रहे, और कहीं ना कहीं हमारे कामों को जो आगे बढ़ाना चाहिए था, शहर को जो ज़्यादा लाभ मिल सकता, सरकारों को लाभ मिल सकता था, आज भी वही हो रहा है कि आज भी सरकारें जो हैं दाएं बाएं कर रही हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए आपको राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिला उस रूप में, क्योंकि लैंड ओनर वो है। नहीं, राज्य सरकार स्वयं में भी डिसीजन ले सकती है। अगर केंद्र सरकार इसको काउंटर मैग्नेट सिटी बना सकती है तो ये कैपिटल रीजन उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं बना सकती इसको? अब कैपिटल का झगड़ा चल रहा है कि यहाँ बनाए या वहाँ बनाए या वहाँ बनाए, रायपुर ले जाएं, कहाँ ले जाएं। अगर इसको कैपिटल रीजन बना देते, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, फिर चाहे तुम IDPL ले जाओ, चाहे तुम विकास नगर ले जाओ, चाहे तुम ऋषिकेश ले जाओ, कौन पूछने वाला है? ये कैपिटल रीजन बन गया, इट हैज़ बिकम ए सिटी। अब वो सिटी में कहीं भी हो सकता है, आपको लैंड मिल जाएगी, आप कर सकते हो, उसके साथ आप उसको डेवलप कर सकते हैं। इस प्लान के बीच आपकी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से भी बातचीत हुई कि अगर मेट्रो के लिए यहाँ इकोनॉमिकली कितना फिजिबल है, या नहीं, देखिए ऐसा है ना, उनकी चॉइस में क्या है? इसमें कई बार डिस्कशन हुए हैं जी अभी जो मेट्रो का प्लान जो डिस्कस हुआ है, मेट्रो अभी जिस तरह जो कनेक्टिविटी है, हमारे पास इतना ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, ऐसा मानना है। तो उनका ये कहता है कि अगर मेट्रो अगर एज ए ट्रेन हम इसको देखते हैं, एज ए रेल हम इसको देखते हैं, तो वो लॉस होगा, ऐसा मानना है। इवन हमने नैनो का भी एक प्लान देखा था। हमने कहा अगर देहरादून से हरिद्वार को कोई नैनो ट्रेन से जोड़ा जाए तो मात्र 20 मिनट का सफ़र है। देहरादून से हरिद्वार आप 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। वो काफ़ी एक्सपेंसिव है जी जी लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ मेटलाइज होती है, 4-6 जगह से एक साथ चलना पड़ता है, उसमें जो चीज़ फिर सूट करती है उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर इसका किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आप एक DPR बनवा देते नगर निगम के जरिए, तो बहुत जो हर्डल्स हैं उन्हें कम करने में आसानी होती, क्योंकि नहीं, दरअसल फिर फाइनल प्लान कौन बनाएगा, हरिद्वार वालों का सहयोग होगा नहीं होगा, वन क्षेत्र आएगा, नहीं बना सकता है जब तक नगर निगम की कनेक्टिविटी नहीं होगी। DPR एक बनवा के बना देते हैं और फिर कहते हैं ये दिस इज मॉडल वो है। DPR नहीं बनता है, पहले कंसेप्ट नोट बनता है जी, जो कंसेप्ट नोट हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ ऑलरेडी। ओके, तो DPR तो तब बनेगा जब कोई प्लान पर काम होगा। भाई इस प्लान का DPR बनाइए आप मेट्रो का। मैं यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश का DPR मैं कैसे बना सकता हूँ? मेरी सीमा तो खत्म हो जाती है। यही बना के दे देते उन्हें, तो शायद उनको समझ में आता थोड़ा सा। नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप विचार देंगे तो विचार वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। नॉट पॉसिबल। देखिए ऐसा कंसेप्ट नोट दिया जा सकता है, नॉट DPR, क्योंकि कंसेप्ट नोट तो आप दे चुके हैं। हाँ, कंसेप्ट नोट गया है और उस शायद उतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे और अभी प्लान अभी पे अभी उस लाइन पर देखिए 2-3 बातें तो लोगों ने। चलिए मैं इस चर्चा को आगे ले जाता हूँ यहाँ से आपसे, क्योंकि ये तमाम आपके मॉडल्स पे चर्चा हुई। आपकी सरकार भी रही और तब भी आपने कंसेप्ट नोट दिया, लेकिन इन कंसेप्ट नोटों पे जो बहुत बेहतर हो सकता है, जो आप कह रहे हैं कि जो बुनियाद के पत्थर प्लान आज करेंगे फिर उसका अक्स बाद में दिखाई देगा, इस पर जो गवर्नेंस है या गवर्नेंस सिस्टम है जो शासन के अंदर बैठा हुआ, वो क्यों मेहनत करने को तैयार नहीं होता है प्लानिंग पे? देखिए एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो सबसे पहला काम होना चाहिए था यहाँ के वर्क कल्चर पर होना चाहिए था। जी जी, हमने उस वर्क कल्चर पर काम नहीं किया और सीधे सीधे यूपी की जो वर्क कल्चर था उसको अडॉप्ट कर लिया हमने जी। और आज हम फिर उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जैसे यूपी में चलते थे। आज कई बार लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं, उन्होंने कहा क्या फ़ायदा हुआ उत्तराखंड बना के, इससे बेहतर तो यूपी था। ऐसे भी सब लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आपको यूपी और उत्तराखंड का अंतर नहीं कर पाए आप। वर्क कल्चर अगर यार ठीक होता या वर्क कल्चर चेंज होता तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो टेक्नोक्रेसी है, ये इसका माइंडसेट भी चेंज होता, इसका कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखाई पड़ता उत्तराखंड के प्रति, इसका डिवोशन दिखाई पड़ता काम के प्रति। वो नहीं है, ये सिर्फ जैसे एक आम नौकरी कर रहे हैं कि भाई ठीक है तनख्वाह आ रही है, जा रही है, कहीं कुछ मिल रहा है, खा रहे हैं, यहीं तक सीमित है। कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग पार्ट जो है बहुत कमजोर है। अब आपने जो दूसरी हल्के से कही जो लाइन आपने दबाते हुए, कहीं कुछ मिल रहा है, प्लान बनाने में मिलता है नहीं,
और जो काम जो बना बनाया प्लान है उस पर ठेका आगे बढ़ाने में कमीशन मिलता है ऐसा है ना, उत्तराखंड के प्रति समर्पण नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आप, मैं आज इतनी बात इसलिए कर पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं स्टेट के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, तो हम उसके लिए लड़ते भी हैं, जिद्दोजहद भी करते हैं, अपने को खतरे में भी डालते हैं, कैरियर भी खतरे में डालते हैं। पार्टी के अंदर रहते हुए भी कई बार पार्टी में मतभेद लेकर खड़े हो जाते हैं, तो उससे हमारे कैरियर पर भी फर्क आता है। तो ये सब होता है। मैंने भुगता भी है, पिछले चुनाव मैंने भुगता है कि विधानसभा का टिकट तक नहीं मिल पाया। आऊंगा उस चर्चा पे आपकी विधानसभा लोकसभा। तो कुल मिला के ये सब नुकसान होते हैं, लेकिन ये सब करना तो पड़ेगा ना। अगर मेरे इमोशंस हैं, मेरे सेंटिमेंट्स हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं हो सकता ना, फिर तो करना तो पड़ेगा आपको, जिद्दोजहद तो करनी पड़ेगी आपको। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन अगर मुकाम तक पहुंचना है तो आपको जिद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। लेकिन यही स्थिति जो दिखती है आपके यहाँ भी, बीच में चर्चा में आया कि एक अधिकारी जो स्वास्थ्य नगर अधिकारी थे, वो काम करना चाहते थे, वो चाहते थे गड़बड़े ना हो, आपका जो मिशन है वो सफल हो सके, अंततः उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि वो कमीशनबाजी में दिक्कत आ गई थी नीचे स्तर पर। दिक्कत वही तो हो रही है कि आपके न चाहते हुए भी जो है उनको हटना पड़ा। जो वर्क कल्चर है, मैं वही बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना, देखिए किसी एक अधिकारी के आने और जाने से फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इतनी बात करना पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त है कि जो भी उत्तराखंड के अंदर काम कर रहा है, कोई भी अधिकारी हो, उसको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। एक ऐसा मैसेज इस प्रदेश में रहना चाहिए था। और खंडूड़ी जी की सरकार में काफ़ी हद तक फर्क पड़ रहा था। लोगों में एक भय था कि भाई अगर हम गलत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उसके आगे पीछे फिर वही स्थितियाँ रही। तो कहीं ना कहीं वर्क कल्चर ये हमको डेवलप करना चाहिए उत्तराखंड की, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से। जो हमारी नीड्स है उत्तराखंड की, उस पर काम होना चाहिए। आपसे मैं एक ईमानदार सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर नगर निगम को हम देख लें इस समय, प्लान पे और नॉन प्लान पे आपका जो खर्चा है उसका प्रतिशत क्या हो? देखिए हमारा बहुत सीधा सीधा, क्योंकि अगर सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नगर निगम बहुत छोटी संस्था पड़ती है। सीधा सीधा हमारा जो खर्चा है, जो तनख्वाहों पर और बाकी चीज़ों पर जा रहा है, वो ज़्यादा जाता है। रेशियो क्या होगा? रेशियो तो 80-20 होगा। मतलब जो आपका टोटल पैसा है सिर्फ 20% इस नगर के विकास पे खर्च हो रहा है। इतना ही खर्च हो पाता है। वो भी तब है जब हम जिद्दोजहद करके वो भी आपके रहते हुए ये इस पे सुधार नहीं हो पाया। नहीं, उसमें गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इसलिए नहीं है जी कि हम कर सकते थे, लेकिन जैसे हमारे हाउस टैक्स की नहीं, प्रक्रिया हम ऐड कर ले, हम जो आपकी योजनाएं बाहर से आ रही हैं, मैं उसको जैसे आपने बाहर की योजना को तो मैं अलग रख रहा हूँ। अगर ऐड कर ले, मैं एक अगर उसे ऐड कर ले, क्योंकि ये इसका तो आंकलन ये निकलेगा ना कि नगर में काम ही नहीं हो रहा है आधार पर। नहीं, अलग अलग हो गए। एडीबी भी कर, अगर आप इसके थ्रू करा रहे हैं, या शुरू में कहा जी जोड़ कर अगर हम प्रतिशत दो भूमिकाओं में हमको काम करना पड़ रहा है। एक तो हम नगर निगम के नाते काम कर रहे हैं, मैंने इसलिए दोनों अलग किया। दोनों को मिलाकर अगर हम एज ए मेयर हम अलग काम कर रहे हैं। दोनों को मिलाकर अगर हम समझे, नहीं, दोनों को मिला के अगर आप कहेंगे प्लान और नॉन प्लान का जो पैसा हमको जेएनआरएम से आ रहा है, एडीबी से आ रहा है, शहर में लग रहा है, जी जो 13वें वित्त से लग रहा है, वो तो लग ही रहा है जी। वो तो उसमें तो कोई हमारे उसे मिलाकर अगर हम रेशियो करें, क्योंकि नगर के विकास में खाका समझ में आएगा। नहीं, वो तो पैसा जो आ रहा है वो तो 100% उसमें जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो हमारा अपने रिसोर्सेज हैं, जी, जो नगर निगम रिसोर्सेज हैं, उसमें बहुत सारा पैसा हमको तनख्वाहों में, अब छठा वेतनमान आया, जी एकदम से पैसा बढ़ा, 9-10 करोड़ रुपये हमको एरियर तक देना पड़ा उसका, एकदम से तनख्वाहें बढ़ गई, हमारा उस रेशो में पैसा नहीं बढ़ा, तो हमको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। अब हाउस टैक्स का रिवीजन नहीं हो पाया आज तक, 99 से आज तक हाउस टैक्स का रिवीजन नहीं हो पाया। 60,000 से अधिक मकान ऐसे जिन पे हाउस टैक्स नहीं लग पाया। अगर हम सिर्फ यही कर लें तो 8-10 करोड़ रुपये हमारा वही बढ़ जाता है। अभी जो होल्डिंग का इशू था मेरा, तो हमने उसमें जहाँ एक तरफ होल्डिंग हटाए, छतों से भी हटाए, वहाँ दूसरा रेवेन्यू बढ़ाया, 33 लाख रुपये कुल आता था, जो आज बढ़ के हमको लगभग 3.25 करोड़ रुपये तक चला गया है। तो वहाँ हमने 2.5 करोड़ का इजाफा किया है। इस तरह टैक्स में जो हमने नए असेसमेंट किए हैं, जो कॉमर्शियल वगैरह, उसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपये हमने वो बढ़ाया है। तो लगभग 4 करोड़, 3.5-4 करोड़ हमने ऐड किया है उसमें। तो अब इस तरह से हिसाब लगता है जी। तो अभी जो कठिनाई हमारी आ रही है, अभी जब मैं आया था तो नगर निगम का जो ओवरऑल जो खर्चा था विकास कार्यों पर जो हम कर रहे थे, तो पर ईयर 2.5 से 3 करोड़ का एवरेज था पिछले बोर्ड का। जी। आज वो एवरेज 5 से 6 करोड़ गया है इस वर्तमान समय में, और आगे अगर थोड़ा सा फोकस किया जाएगा तो ये 10 करोड़ तक जा सकता है, अगर टैक्स वैक्स की व्यवस्था ठीक ठाक हो सके। लेकिन मेरा ये कहना है कि पर्याप्त नहीं है, मेरे जैसे आदमी को काम करने में दिक्कत आती है। लेकिन पैसे का काम तो पैसे से ही होगा, जब आएगा तभी होगा, अगर आएगा नहीं तो होगा कहाँ से। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद
इस नगर के बाहर की जो सीमा है, स्टेट और इस देश के भीतर की स्थितियाँ, और अगर इस नगर में कुछ कमाई का स्रोत बढ़ सकता है तो उस राज्य में भी स्थिति ये है कि 70-75% प्लान और नॉन प्लान में जो खर्चे का अंतर है वो इस रेशियो में है। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक।